जिस टॉपिक पर वी आर गोइंग टू डील विद वो टॉपिक है अपना पेशेंट कंप्लायंस या पेशेंट नॉन कंप्लायंस। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक माय रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like, comment and share so that whenever the video is going to release you will get the intimation accordingly। तो ये जो टॉपिक है ये हॉस्पिटल एंड फार्मेसी का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर और बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, पेशेंट कॉम्प्लायंस और पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो जुड़ा हुआ है ड्रग थेरेपी से और सक्सेस ऑफ ड्रग थेरेपी से। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिस्क्राइबर, कहने का मतलब जो डॉक्टर है पेशेंट को कहता है कि आपको इस अनुसार दवाएं लेनी है, तो पेशेंट उसको कितना फॉलो करता है, दैट इज ओनली कॉल्ड पेशेंट कॉम्प्लायंस। तो अगर उसमें दवा के अंदर लिखा है कि आपको दवा 5 दिन तक लेनी है, ये एंटीबायोटिक है, अगर आप बीच में रोकोगे तो कोर्स फेल हो सकता है, पेशेंट ध्यान नहीं देता है, अल्टीमेटली 3 दिन एंटीबायोटिक देकर रोक लिए जाते हैं, तो होगा क्या? वो पेशेंट ठीक होगा? वो नहीं होगा। तो अगर पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कहलाएगा नॉन कंप्लायंस। अगर वो रूल पूरा फॉलो कर रहा है तो पेशेंट कंप्लायंस। अगर उसमें कहीं से भी डेविएशन इधर उधर होता है तो वो कहलाता है नॉन कंप्लायंस। तो आपने देख लिया होगा इस एग्जांपल से कि सक्सेस ऑफ थेरेपी डिपेंड्स ऑन द कंप्लायंस। अब कंप्लायंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि इसको शब्दों में देखा जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो डॉक्टर द्वारा गए निर्देश हैं, मींस जो निर्देश दिए गए हैं डॉक्टर द्वारा पेशेंट को, पेशेंट उससे कितना अडहेर है, अडहेर का मतलब होता है चिपकना, तो पेशेंट उससे कितना चिपक कर उन निर्देशों की पालना करता है। क्योंकि ऐसा है, डॉक्टर का काम तो होता है दवा लिखना, डायग्नोज करना, उसके बाद सारी चीज किसके हाथ में आ जाती है, फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट बिल्कुल सही तरह से दवा कंपाउंड डिस्पेंस करके देगा। उसके बाद सब कुछ निर्भर करता है दवा को किस रूप में लेना, कैसे लेना। तो किस रूप में, कैसे लेना, कब कब लेना, किस समय तक लेना, अगर वो सही है तो ही पेशेंट ठीक होगा, वरना बीमारी ठीक नहीं होगी। तो क्या कारण है कि सर आप कह रहे हो कि पेशेंट कंप्लायंस, तो हमने तो सुना नहीं पेशेंट नॉन कंप्लायंस। भाई इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो ये बहुत कॉमन है, भारत जैसी कंट्री के अंदर बहुत कॉमन है। आपने कॉमन चीज देखा होगा कि जनरली एक बहुत बड़ी चीज आती है जिसको बोलते हैं लिटरेसी, आदमी का पढ़ा लिखा ना होना, दवाओं के बारे में कम जानकारी। आपने देखा होगा कि जनरली पहले जब प्रिस्क्रिप्शन लेकर दुकान पे जाया जाता है तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट पूछी जाती है। मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले कॉस्ट पूछी जाती है, फिर उसके अलावा ये देखा जाता है कि पूरा जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का खर्चा कितना है, उसमें सबसे महंगी दवा कौन सी है। अगर सबसे महंगी दवा है तो उसकी एक ही डोज ले लो, बाकी विटामिन तो वैसे काम करते ही नहीं है, ये जनरल सोच है। तो विटामिन को पहले उसमें से निकाल दिया जाता है, तो 1-2 डोज लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और सोचा जाता है कि अगर 1-2 डोज से फर्क पड़ेगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ना इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये कॉमन टेंडेंसी है जो बिल्कुल गलत है, जबकि आप जानते हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट यू नो दैट whenever a drug has been prescribed the duration of treatment should be full। जैसे टीबी, जो एंटी टीबी ड्रग होती है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट के लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है और बीच में अगर 15-20 दिन का भी गैप आ गया, चाहे वो लास्ट में हो चाहे शुरू में हो, कैसा भी हो, तो आपकी पूरी थेरेपी फेल हो जाती है। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज यू आर फार्मासिस्ट, यू नो द बेसिक्स। तो लेटेस्ट, अब आपको बेस पता लग गया होगा बेस से कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप काफी कुछ लिख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। एज पर WHO, फेथफुल अडहेरेंस बाय द पेशेंट टू प्रिस्क्राइबर्स इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड पेशेंट कंप्लायंस। मतलब कितनी स्वामी भक्ति से पेशेंट जुड़ा हुआ है, किससे, निर्देशों से जो दिए गए हैं प्रिस्क्राइबर द्वारा। और प्रिस्क्राइबर जनरली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर डॉक्टर है। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं इट इज द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट टेक्स मेडिसिन्स एज पर प्रिस्क्राइबर या एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय प्रिस्क्राइबर। किस हद तक पेशेंट लेता है दवाएं, किसके अनुसार, प्रिस्क्राइबर के अनुसार। और उसको फॉर्मूले में लिखने की प्रयास किया गया है, तो पेशेंट कंप्लायंस इज इक्वल टू NPD माइनस NME डिवाइडेड बाय NPD मल्टीप्लाइड बाय 100। जहां पर NPD क्या है, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डोसेज, ये NPD है, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डोसेज। NME क्या है, नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर्स, ऐसे ही नंबर ये, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100। नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर का मतलब ये है
कि अगर उसको 10 डोज लिखी गई है तो उससे कितने मिस हो गई, उससे कितने उसने फॉलो नहीं किया, तो नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर्स। तो इसके अनुसार ये किया जाता है कैलकुलेट पेशेंट कंप्लायंस। अब तो मतलब ये कह सकता हूं कि अगर कोई पेशेंट वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो पेशेंट कंप्लायंस नहीं हो रही है, मतलब थेरेपी फेल हो गई या फेल होने के चांसेस हैं, तो इसको बोलते हैं पेशेंट नॉन कंप्लायंस। तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मींस व्हेनेवर द पेशेंट इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रिस्क्राइबर, इट इज कॉल्ड नॉन कंप्लायंस। सो देयरफॉर failure to obey the instructions or fault by the patient for inappropriate use of medication, उसकी जो गलती हो रही है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा दवाओं का, वही क्या कहलाता है, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। अब सवाल उठता है कि क्या क्या कारण है, तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंट नॉन कंप्लायंस एंड व्हाट आर द रीजंस और व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड पेशेंट नॉन कंप्लायंस। तो देखो क्या क्या कारण है, आधे से ज्यादा आपको पता है, अपने को देखना पड़ेगा, मतलब इनको बैरियर्स भी बोल सकते हैं, क्या क्या बाधाएं हैं पेशेंट कॉम्प्लायंस में। पेशेंट नॉलेज, तो आप समझते हैं पेशेंट नॉलेज, भैया पेशेंट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जितना पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, दवाओं के बारे में जानकारी उसको थोड़ी भी होगी कि एंटीबायोटिक क्या होता है, अगर ज्यादा कम समय के लिए लिया जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और सिर्फ दवाओं के बारे में नॉलेज नहीं, ओवरऑल एक आईक्यू लेवल भी होता है, तो शायद पेशेंट कंप्लायंस ज्यादा होगा। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है, ये 14-15 पॉइंट है। पेशेंट कंप्लायंस कब रहेगी, जब वो क्या करेगा, फार्मासिस्ट की बात मानेगा। जब PHARMACIST, फार्मासिस्ट की बात, तो फार्मासिस्ट की बात अगर नहीं मानेगा ना तो क्या हो जाएगा, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। जैसे पी है तो देखिए फार्मासिस्ट की स्पेलिंग और कीवर्ड दिख रहा हूं, P for patient knowledge, H for health, A for age, sex, education, R for relation, M for medication test, अभी वन बाय वन देखेंगे अपन। A for alcohol या cigarette, C for cost, I for income, S for severity of disease, T for time या duration of treatment, K for knowledge of patient, ये दोबारा आ गया, दूसरे टर्म से बता रहा हूँ आपको। I for important instructions, B for भूलना, भूलने का मतलब forgetfulness, A for attitude, motivation, belief, T for तकलीफ, तकलीफ किसमें, क्लिनिक एक्सपीरियंस, मतलब क्लिनिक पे जब गया था तो उसके बाद क्या क्या कड़वा अनुभव हुआ, 4-5 घंटे हो गए, ठीक है, जनरली आप देखते हो कई बार डॉक्टर्स के बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये याद करने वाली बात है कि फार्मासिस्ट की बात ये 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ याद करने वाली बात है कि फार्मासिस्ट की बात अगर नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। तो ये तो हो गया निम्नलिखित याद करने के लिए। अब देखते हैं वन बाय वन फैक्टर्स। तो पेशेंट नॉलेज आपने डिस्कस कर लिया। दूसरा है हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी का मतलब क्या है, लिटरेसी का मतलब होता है उसको कितनी जानकारी, कितना पढ़ा लिखा है, कहते हैं ना लिटरेट आदमी है, तो हेल्थ के बारे में कितनी जानकारी। अगर आदमी को हेल्थ के बारे में जानकारी होगी तो वो जरूर जानेगा कि दवाओं का बॉडी पर क्या इफेक्ट है। कुछ दवाओं का कुछ समय के लिए लिया जाना और फिर डिसकंटिन्यू कर देना, मतलब बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अगर उसको जानकारी होगी तो वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, वो मेडिकेशन कंटिन्यू करेगा। कहने का मतलब उसको पेशेंट कंप्लायंस रहेगा, नॉन कंप्लायंस के चांसेस कम रहेंगे। एज, सेक्स एंड एजुकेशन। अभी एजुकेशन उतना इंपॉर्टेंट है जैसे नॉलेज है, ऐसे एज और ऐसे सेक्स, ठीक है। अब एज सेक्स से कैसे रिलेटेड है भाई, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पर ज्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, स्पेशली अगर बात करूं तो अगर जो दवा लिखी गई है फीमेल्स को, तो जनरली यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, फीमेल्स कम बात कर पाती हैं डॉक्टर से और थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स हैं, वो खुलकर बोल भी नहीं पाती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, कुछ हद तक एक्चुअली ये जो जितने फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स रिसर्च के अकॉर्डिंग लिए गए हैं और हर फैक्टर का कुछ ना कुछ रोल है, उसके बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके कारण वो बता नहीं पाती है तो शायद कई चीजें मेडिकेशन में रह जाती हैं, डोज मिस हो जाती है या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो पाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाती है वो चीज। फिर नेक्स्ट होता है रिलेशन, रिलेशन विद द प्रिस्क्राइबर या रिलेशन विद द फार्मासिस्ट।
तो प्रिस्क्राइबर के साथ रिलेशन होंगे ना, मतलब अगर जानकारी या रिश्ता ऐसी चीज होगी तो एक विश्वास होता है। विश्वास का मतलब ये है कि उसको ऐसा लगता है कि जो ये हमारा जानकार है, एक कॉमन टेंडेंसी ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बता रहा हूँ, उसका लगेगा कि इसने जो चीज कह दी ना, आंख मीच कर कुछ विश्वास करना है, तो वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी निर्देश दिए गए हैं प्रिस्क्राइबर द्वारा पेशेंट को, वो फॉलो किए जाते हैं, मतलब पेशेंट कॉम्प्लायंस होगा, पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस के चांस बहुत कम होंगे। फिर आता है मेडिकेशन टेस्ट और साइड इफेक्ट। अब जैसे ही मेडिकेशन लिया, साइड इफेक्ट चालू हो गया, तो क्या होगा, पेशेंट को क्या लगेगा कि छोड़ो यार। तो कई मेडिसिन तो होती हैं, जैसे जो एक दवा होती है एंटी फंगल मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल लेने के बाद क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल जो आती है मार्केट के अंदर, मेट्रोनिडाजोल लेने के बाद मेटलिक टेस्ट हो जाता है मुंह का, तो ऐसा लगेगा मेटल है, तो क्या होगा, पेशेंट उसको डिसकंटिन्यू करेगा। तो जब डिसकंटिन्यू करेगा तो मतलब क्या है, यही तो होती है पेशेंट नॉन कंप्लायंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्कोहल और सिगरेट। भैया एल्कोहल और सिगरेट लेने वाले पेशेंट सिर्फ एल्कोहल और सिगरेट को पहले तवज्जो देते हैं और मेडिसिन को बाद में तवज्जो देते हैं। उनके लिए पहली चीज क्या है, एल्कोहल सिगरेट। और ये देखा गया है कि एल्कोहल और सिगरेट के साथ जब दूसरी मेडिकेशन लेते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, कुछ और तरह की, या तो ड्रग की थेरेपी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल और सिगरेट क्या करते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं। जो ड्रग ली जा रही है वो जिस हिसाब से जो सोचकर ली जा रही है ना, उतना एक्शन नहीं आएगा, मतलब ड्रग थेरेपी फेल हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है, देखो कॉस्ट। मेडिसिन की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, भाई इंडिया जैसी कंट्री में यही तो होता है, सबसे ज्यादा जाके पहले ये तो पूछा था इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो दिमाग में आ गया तो दवाई बहुत महंगी है, तो उसको ले या नहीं ले, तो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ पेशेंट। तो जो कि इनकम ऑफ पेशेंट से रिलेटेड है, जिसके पास अच्छी इनकम है तो वो आराम से पूरी दवाई लेगा, मतलब उसके अंदर पेशेंट कंप्लायंस होगा। अब जो मजदूर गरीब आदमी है वो महंगी दवाई कहाँ से लेगा, तो इनकम से रिलेटेड है ये चीज। नेक्स्ट है सीवियरिटी ऑफ डिजीज। अब डिजीज कितनी सीवियर है, जितनी सीवियर डिजीज है उतना लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उतना महंगा ट्रीटमेंट होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। आप अपने शब्दों में इसको इंटरप्रेट कर लिख सकते हो। अगला आता है टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे सीवियरिटी से रिलेटेड है कि कितना लंबा चलेगा ट्रीटमेंट और कितने समय तक चलेगा ट्रीटमेंट, उसके अनुसार, क्योंकि दवाओं के एडवर्स इफेक्ट भी उस हिसाब से आने चालू हो जाते हैं, तो पेशेंट ऊब जाता है लंबे समय तक जब दवाओं का ट्रीटमेंट चलता है, तो डिसकंटिन्यू। अब वो ये भूल जाता है कि मैंने इतने समय ली है तो छोड़ दूंगा, तो उसका क्या विपरीत असर होगा, टोटली फॉरगेट्स और डिसकंटिन्यू कर देता है, और यही तो होता है नॉन कॉम्प्लायंस। फिर आता है नॉलेज ऑफ पेशेंट, जो दोबारा है सिर्फ ये कोड बनाने के लिए रखा गया है। अगला आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि जो भी प्रिस्क्राइबर जब आपको बता रहा होता है या फार्मासिस्ट आपको बता रहा होता है उसको आप कितना फॉलो करते हैं। जैसे कई दवाएं होती हैं वो खाना खाने के साथ ही लेनी होती हैं, कई दवाएं भूखे पेट ही लेनी होती हैं, जैसे ओमिप्राजोल है या फिर एंट्रीकोटेड टैबलेट है, उनको भूखे पेट ही लिया जाता है क्योंकि वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। अब आपने उस समय सुना नहीं सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको भूखे पेट लोगे तो इसकी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और बायोअवेलेबिलिटी होगी। ऐसे ही ग्रीसियोफलिन जो है वो खाने के साथ या खाने के जस्ट खाने के साथ लिया जाता है, क्योंकि उस समय उसकी बायोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपने कितना फॉलो किया इस चीज को। ऐसे टेट्रासाइक्लिन देते समय प्रिस्क्राइबर द्वारा कहा जाता है कि इसको दूध के साथ नहीं लेना है, क्योंकि अगर दूध के साथ लोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो बॉडी से निकल जाएगा। पेशेंट सोचता रहता है कि मेरे को फर्क आ रहा है, लेकिन हकीकत में फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन के साथ दूध ले रहा है तो वो चीज बाहर ही निकल रही है और हकीकत में उसकी मर्ज तो बढ़ता जा रहा है, मतलब बीमारी बढ़ती जा रही है। तो आपने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं सुने। जब इंस्ट्रक्शन से ध्यान से नहीं सुने तो आपने फॉलो नहीं किया, और फॉलो नहीं करना तो क्या कहलाता है, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। अगला आता है भूलना, मतलब फॉरगेटफुलनेस। सीधी सी बात है, आप भूल गए, भूलते डोज मिस हो जाएगी, डोज मिस हो जाएगी मतलब मेडिकेशन एरर हो जाएगी, और मेडिकेशन एरर ही तो क्या होता है, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। फिर अगला आता है एटीट्यूड, मोटिवेशन और बिलीफ। आपको विश्वास रखना है कि जो भी चीज कही गई है प्रिस्क्राइबर द्वारा बिल्कुल सही है। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, दिमाग के अंदर है कि मैं ये डोज लेने से मैं ठीक होऊंगा। ये जितना आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, पेशेंट कॉम्प्लायंस के। और जब पेशेंट कॉम्प्लायंस है मतलब आप ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल एज पर इंस्ट्रक्शंस दवाएं लोगे आप, तो थेरेपी सक्सेसफुल रहेगी। अगला आता है तकलीफ। तकलीफ किसमें, क्लिनिक एक्सपीरियंस या विजिट के अंदर। कई बार पेशेंट को लंबा लंबा लाइन में लगना पड़ता है, 4-5 घंटे में नंबर आता है। अगली बार जब डॉक्टर के पास जाने का नंबर आता है, दिमाग में पहले टेंशन चढ़ जाती है
क्या उस दिन 5 घंटे लगा दिए, आज भी इतने दूर जाना है और 5 घंटे लाइन में खड़ा होना है, तो कौन जाएगा? तो छोड़ो, अपन दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। या फिर एक काम करते हैं अपन, तो खुद इन दवाओं में से आधी दवाएं छोड़ देते हैं, आधी ले लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो इंपॉर्टेंट दवा है वो छूट भी सकती है, ठीक है, या फिर कुछ और भी इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो ये सारे अल्टीमेटली कलेक्टिवली, ऐसा नहीं है कि सारे फैक्टर हैं, कुछ कुछ फैक्टर कहीं काम करते हैं, कुछ फैक्टर कहीं काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? पेशेंट कॉम्प्लायंस तो नहीं हुआ ना। क्या हुआ? पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस हुआ। तो मीन्स वी कैन से दैट दीज आर द कॉजेज ऑफ पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस। अब बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। तो नॉन कॉम्प्लायंस के क्या परिणाम होंगे? मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करना, जो दवा लेने के लिए कहा गया है उसको फॉलो नहीं करना, उसके से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ऐसा है कि इट कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मतलब विपरीत प्रभाव आ सकते हैं। अब वो क्या आ सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एरर, कि आपने कौन सी गलती की है। अब वो गलती कौन सी हो सकती है? या आपने ज्यादा ड्रग ले ली होगी, या फिर आपने दवा ली नहीं होगी। तो ज्यादा लेने को तो बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है, और कम लेने को क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन। तो आपने गलती की, एक तो अंडर यूटिलाइजेशन और एक कौन सी की? ओवर यूटिलाइजेशन। Therefore consequences are divided into these two। पहला देखेंगे अपन अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब आपने कम यूटिलाइज किया है। अब इट इज वेरी कॉमन इन सोशल इकोनॉमिक डिप्राइव्ड पेशेंट, जो पेशेंट जिनके पास पैसे की कमी है, जो सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे से कम रिलेटेड होते हैं, कम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ज्यादा होता है। वो क्या करते हैं? ड्रग प्रिस्क्राइबर के पास जाते तो हैं, लेकिन जैसा कहा गया है वैसे वो उनको लेते नहीं है, उसको अपनाते नहीं है। अब होता क्या इसके अंदर? देयर इज मिसिंग ऑफ डोज, डोज मिस हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या है कि इफ द अब जब डोज मिस हो गई तो पेशेंट अगली बार फिर डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को बोलेगा कि साहब मेरे तो असर ही नहीं कर रही है दवा, जबकि वो ये नहीं बताएगा कि मैंने डोज मिस कर दी थी या अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो पेशेंट क्या समझेगा? भाई इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, तो वो और डोज बढ़ा देगा। तो ये और रहेगा कि पहले दिन में 2 बार थी, अब 3 बार लो। अब हकीकत में हो क्या रहा था? पहले तो उसको सही दवा दी गई थी, लेकिन दवाई ले ही नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा डोज होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो कहने का मतलब दवा की डोज और फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई तो कंसंट्रेशन ज्यादा पहुंच जाएगा, और अपन जानते हैं कि ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो यस, इफ द प्रिस्क्राइबर इज अनअवेयर अबाउट द अंडर यूटिलाइजेशन ही विल चेंज द डोज इन फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से क्या होगा? टॉक्सिसिटी में डेवलप और पेशेंट मर भी सकता है। तो इतना घातक परिणाम हो सकता है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। फिर और एग्जांपल क्या है? रिलैप्स। अगर थोड़ा सा भी गैप आ गया, रिलैप्स का मतलब होता है थोड़ा सा गैप आना। रिलैप्स इज देयर, देयरफॉर इट कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टीबी। टीबी का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। अगर आपने थोड़ा भी समय दे दिया या कुछ समय दवाएं नहीं ली और उसके बाद दवाएं दे रहे हो, तो जो टीबी का बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। हो सकता है बाद में दी गई दवाओं का प्रभाव ही नहीं हो, टीबी का बैक्टीरिया नहीं मरेगा, मतलब वो घातक रूप धारण कर लेगा, मतलब पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पेशेंट कॉम्प्लायंस और पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस। अगला एग्जांपल है, इवन अ सिंगल डोज इज मिस देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर कोई लेडी है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब वो दवाएं होती हैं जो इसलिए ली जाता है ताकि गर्भ धारण ना हो। तो अगर एक सिंगल डोज भी मिस हो गई तो क्या होगा? देयर इज चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ धारण हो सकता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मिस हो गए ना डोज, इसी को तो बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। तो ये उदाहरण दिए गए हैं, समझाने का प्रयास किया गया है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस नॉन कॉम्प्लायंस। अगला एग्जांपल है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एंटी कन्वल्जेंट। मिर्गी में जो दवाएं काम आती हैं, अगर उसकी डोज कम ली गई, जो प्रिस्क्राइबर कहा गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं ली गई, तो क्या होगा? इट कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सीजर, मतलब ऐसे दौरे आएंगे जो नियंत्रण में नहीं आएंगे, एंड इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो। तो कहने का मतलब प्रिस्क्राइबर तो लिख रहा है कुछ और है जी, आप अपनी मर्जी से उसको कम कर रहे हो कि नहीं शायद यही डोज काम कर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लंबे समय पर क्या होगा? वो जो मिर्गी के दौरे हैं वो घातक से घातक होते जाएंगे और नियंत्रण में नहीं आएंगे, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। दूसरा आता है ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब दियर आपको जो प्रिस्क्राइब की गई उससे ज्यादा यूज में ले रहे हो आप, उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है आपका। अब
इंक्रीज डोज हो जाती है, इसके अंदर डोज बढ़ जाती है, और जो समस्या होती है ना, इट इज डोज रिलेटेड। तो जो भी आपको एडवर्स इफेक्ट आएंगे वो टॉक्सिक जैसे आएंगे। टॉक्सिक का मतलब जब डोज ज्यादा दोगे तो ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा, तो मतलब द प्रॉब्लम्स विल बी डोज रिलेटेड। और वो इफेक्ट कौन से होंगे? टॉक्सिक इफेक्ट, बिकॉज वी नो दैट टॉक्सिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड एट हायर कंसंट्रेशन ओनली। अब ये किस थॉट से लिए जाते हैं कि अगर पेशेंट सोचता है कि अगर मैं ज्यादा डोज ले लूंगा ना तो मैं फटाफट ठीक हो जाऊंगा और फटाफट ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो लंबा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, रोज का लफड़ा नहीं। तो इट इज टेकन विद द थॉट दैट इफ द मोर डोज इज टेकन रैपिड रिलीफ विल बी देयर। तो ये एक कारण है इसके पीछे। फिर इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पेशेंट अगर 2 डोज मिस कर गया तो क्या करेगा, जो तीसरी डोज के साथ तीनों एक साथ ले लेगा, मतलब उसने ज्यादा ले लिया। तो कहने का मतलब if the patient tries to fulfill the missed dose, तो फिर वो ज्यादा ले लेता है, और ज्यादा लेने को क्या बोलते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन। तो ये कारण है ओवर यूटिलाइजेशन के। अब जो तीसरा एक और आता है इसके अंदर आपके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको मिसलेनियस कैटेगरी में डालते हैं, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये क्यों होता है नॉन कॉम्प्लायंस, या इसके परिणाम क्या होते हैं? इम्प्रॉपर टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कहा गया है उसके अनुसार दवा नहीं ली गई है, कुछ और ही तरीके से ली गई है। आउटडेटेड मेडिसिन, आप जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई उनको यूज किया जा रहा है। पर्पसलेस मेडिकेशन, जरूरत नहीं है तो भी दवाएं ली जा रही है। नेक्स्ट है प्रीवियस ट्रीटमेंट ड्रग्स। कई बार क्या होता है कि अगर एक पेशेंट एक बार बीमार हुआ, वो दवाइयां बच गई, और हो सकता है 1 साल बाद वापस बीमार हो, तो क्या है, उसको लगेगा कि यार उस समय ऐसे सिम्टम ऐसे थे तो वो दवाएं दी गई थी, तो ठीक है मैं इनको भी यूज कर लेता हूँ। तो वो बिना कुछ कहे ही यूज कर रहा है, तो एक तरह से पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस ही है। प्रिस्क्राइबर जब कह ही नहीं रहा है, वो जबरदस्ती दे रहा है, तो एक तरह से ओवर यूटिलाइजेशन भी आ सकता है। और अगला आता है सजेशन बाय द फ्रेंड्स और द रिलेटिव। ये बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। जनरली क्या होता है, आस पड़ोसी से और दोस्तों से पूछा जाता है कि आज मेरी प्रॉब्लम, तो कहते हैं यार मेरे भी ये हुआ था, तो एक काम कर ये दवाई ले ले, और उसके अकॉर्डिंग में दवा लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब कारणों से ये मिसलेनियस कैटेगरी में डाला गया है। ओवरऑल दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज जो अपन ने क्वेश्चन कवर किया, उससे पहले आज छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर दैट, जिन्होंने कर लिया है और जो करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आज जो अपन ने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पेशेंट कॉम्प्लायंस, या व्हाट डू यू मीन बाय द पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस, what are the causes of patient compliance and what are the consequences of non compliance। उसका उत्तर आपने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में या फिर कमिंग वीडियो में, एक डिफरेंट वीडियो में आप देखेंगे कि पेशेंट का क्या रोल है पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस में या पेशेंट कॉम्प्लायंस में, और पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। जल्दी मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।